हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बजरंग शिवराण, व्याख्याता भूगोल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय पृथ्वी, जिसमें हम देखेंगे अक्षांश व देशांतर। यह वीडियो कक्षा 11 व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी है, अतः वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास, वो व्यास है 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय परिधि है पृथ्वी की 40,077 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास होता है पृथ्वी का 12,713 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि है पृथ्वी की 40,000 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। अब बात करते हैं अक्षांश व देशांतर की। अक्षांश ग्लोब पर भूमध्य रेखा के केंद्रीय बिंदु से उत्तर व दक्षिण की ओर स्थित कोणात्मक बिंदु अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा का जो केंद्रीय बिंदु है, उस पर से जो कोण बनाकर बिंदु निर्धारित किए जाते हैं वो अक्षांश कहलाते हैं। आगे चित्र के माध्यम से वो प्रदर्शित किया जाएगा इसको। अक्षांश रेखा ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर कहीं पर भी अक्षांश रेखाएं नहीं होती, ये ग्लोब पर होती है। समझने का तथ्य यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती है उनको नाम दिया गया अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, अब जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है उसके उत्तर की तरफ का जो हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये 2 गोले बन गए पृथ्वी के। आधा गोला ऊपर की तरफ इसे उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ वाले गोले को, दक्षिणी भाग वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है, इसका जो उत्तरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और इसका नीचे का हिस्सा जो दक्षिणी भाग में स्थित है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये भूमध्य रेखा लाल कलर की दिख रही है इस चित्र में। इसके दोनों तरफ की जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। इनके विषय में और देखेंगे हम आगे। हमने अक्षांशों की बात की थी कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के केंद्रीय बिंदु से जो कोणात्मक बिंदु होता है वो अक्षांश होता है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक उदाहरण दे रखा है कि भूमध्य रेखा के केंद्रीय बिंदु पर 50 डिग्री का कोण बनाया गया है। अब 50 डिग्री का कोण पृथ्वी की परिधि पर जहाँ मिल रहा है वहाँ 50 डिग्री की अक्षांश रेखा का निर्धारण होता है। इसी प्रकार सभी अक्षांश रेखाओं का उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में निर्धारण होता है और फिर उन अक्षांशों को मिलाकर जो रेखाएं खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अक्षांशों के विषय में 0 डिग्री से उत्तर की ओर 90 व दक्षिण की ओर 90 अक्षांश होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुल अक्षांशों की। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसे उत्तर की तरफ कुल 90 अक्षांश होते हैं, उसके अलावा 1 से लेकर, और दक्षिण की तरफ 1 से लेकर 90 अक्षांश होते हैं। ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश होते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ भ्रम उत्पन्न हो जाता है कई बार। कई जगह हमने देखा है, कई लोगों ने बताया कि 180 ही अक्षांश होते हैं, कि 0 डिग्री जो है होता है उसका मान शून्य होने के कारण उसको अक्षांश नहीं माना जाता। तो ऐसा नहीं है। यहाँ इनके मान को नहीं जोड़ रहे, जैसे हमने यहाँ 0 जोड़ दिया तो मान को नहीं जोड़ रहे, हम उनके नंबर्स को जोड़ रहे हैं, उनकी संख्या को जोड़ रहे हैं। तो 0 डिग्री भी खुद एक अक्षांश है। 1 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, यानी कुल 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है। 1 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में है। और 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं वो भी स्वयं एक अक्षांश है।
इसलिए कुल अक्षांश 181 है। कभी भी कहीं भी भ्रमित होने की दिक्कत ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है 180 अक्षांश है तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री भी खुद अक्षांश है, एक अक्षांश। यूनिट्स को जोड़ रहे हैं हम, उनके नंबर्स को नहीं जोड़ रहे, यूनिट्स को देखते हैं तो सबका एक एक यूनिट लिया गया। जैसे हमने अगर 0 को 0 माने तो फिर 1 को 1 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 को 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे तो अक्षांशों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इनके नंबर्स को नहीं जोड़ेंगे, यूनिट्स को जोड़ेंगे। 1 डिग्री खुद एक अक्षांश है, 2 डिग्री भी एक अक्षांश है, 3 डिग्री भी एक अक्षांश है। इसी प्रकार प्रत्येक डिग्री एक अक्षांश है, इसलिए इनकी यूनिट्स 181 होती है। अतः अब कहीं पर भी प्रश्न आए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है तो 181 अक्षांश। अब अक्षांश रेखाएं देखते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखा पूर्ण वर्त होती है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। एक अक्षांश रेखा पूरी एक वर्त के समान होती है जो पूरे ग्लोब पर फैली होती है। 90 डिग्री अक्षांश बिंदु के रूप में होता है, रेखा नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि अक्षांश वर्त हम बात कर रहे हैं अक्षांशों की, तो सिर्फ 90 डिग्री जो अक्षांश होता है वहाँ वर्त नहीं बनता, वहाँ बिंदु रहता है। प्रत्येक गोलार्ध में निवासी अक्षांश रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश वर्त होता है, इसे वृहद वर्त भी कहते हैं। ये तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं निवासी ही होती है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री की जो अक्षांश है वहाँ पर रेखा या वृत्त नहीं होता, वहाँ बिंदु के रूप में होता है। उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश वर्त हुए निवासी, वर्त कह सकते हैं, रेखा कह सकते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश वर्त या रेखाएं होगी निवासी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो एक वृहद वर्त है। वृहद वर्त मतलब पृथ्वी पर जितने भी अक्षांशों के द्वारा वर्त बनते हैं उनमें सबसे बड़ा भूमध्य रेखा के द्वारा निर्मित वर्त है, इसलिए इसे वृहद वर्त कहते हैं। एक उसकी यूनिट है, इसलिए कुल अक्षांश वर्त या कुल अक्षांश रेखाएं होगी 179। अब बड़ा अंतर यहाँ हमें ध्यान देने का यह है कि पूरी पृथ्वी पर अर्थात ग्लोब पर अक्षांश है 181 और अक्षांश वृत्त है या अक्षांश रेखाएं 179 होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। याद रखने का बिंदु है कर्क रेखा और मकर रेखा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये प्रत्येक जगह समान होती है, इसलिए याद रखने का है। दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको जोन कहते हैं। अब बात करते हैं देशांतर। ग्लोब पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है देशांतर रेखाएं कहलाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई अक्षांश रेखाएं कहलाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक, उन सभी स्थानों पर दोपहर अर्थात मध्याह्न एक ही समय होता है, इसलिए देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। इस चित्र में हम देशांतर रेखाओं को देख सकते हैं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाएं कहीं नहीं मिलती थी, जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वत्र एक समान नहीं होती। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, वो 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। अक्षांशों के बीच की दूरी जोन कहलाती है और देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, अतः इसे ग्रीनविच रेखा
कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं या उसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित देशांतर पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। कुल देशांतर है 360। देशांतर किसी भी स्थान का समय निर्धारण में उपयोगी है। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को भौगोलिक रेखा जाल या ग्रिड कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में काटती है। संक्रांति सूर्य की उत्तरायण व दक्षिणायन स्थिति को या दक्षिणायन सीमा को संक्रांति कहते हैं। सूर्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा से आगे सीधी नहीं पड़ सकती, इसलिए जिस दिन अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, उस दिन कर्क संक्रांति होती है। और सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। जिस दिन मकर रेखा पर सीधा चमकता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं और वो चमकता है 22 दिसंबर को। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय पृथ्वी, जिसमें हम देखेंगे अक्षांश व देशांतर।